अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, डॉक्टर बिलाल ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, विलिंग वेज कराची से वाबस्ता हैं। तो आज हमने डॉक्टर बिलाल ज़फ़र साहब को अपने साथ शामिल किया ताकि कुछ चंद एक वो पॉइंट्स हैं जो कि हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो डॉक्टर बिलाल, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी और मिस जहारा आपको भी बहुत वालेकुम शुक्रिया अस्सलाम। मुझे ऑन बोर्ड लेने का। मोस्ट वेलकम। ये फरमाइएगा कि आप जैसे साइकेट्री के फील्ड में माशाल्लाह जितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, विलिंग वेज के साथ आपका कराची में काम भी हम देखते हैं बहुत उम्दा। तो अ, ये फरमाइएगा कि माशरे में लोगों में किस तरह के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आपने देखा कि ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और फिर एक बतौर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के उसके चंद एक कोई ऐसे पहलू भी ज़रूर उजागर कीजिएगा कि जो रीज़न बन जाते हैं ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर इस तरह की तब्दीली के। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपका ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं कि माशरे में किस तरीके के हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली हम सबसे अव्वल पे हम जिसको रखते हैं वो डिप्रेशन है। क्योंकि डिप्रेशन की और इसकी अगर हम कॉजेस की बात करें तो कॉजेस बहुत सारी हैं, जी। लेकिन डिप्रेशन के अलावा हमारे पास एंजाइटी और दूसरी भी काफी चीजें हैं जो कि काफी कॉमन है। अभी कॉल आने से पहले मैं आपका शो ही देख रहा था, तो काफी अच्छा स्टार्ट किया था आपने भी और मिस जहारा ने भी, और थोड़ी बच्चों पे बात हो रही थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपना कुछ इज़हार ख्याल करूं चंद लफ्जों में उस हवाले से, जिस हवाले से आप लोग बात कर रहे थे? जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी जाहिर है हमारा एक डोमेन होता है जिसे चाइल्ड साइकेट्री कहते हैं, तो उसके अंदर भी हम बच्चों को देख रहे होते हैं। और यहाँ बिलिंग वेज में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास आउट पेशेंट पे साइकेट्रिक असेसमेंट के लिए कभी कभी बच्चे भी आ जाते हैं जी। तो अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, तकरीबन 1 महीने पहले की बात है कि हमारे पास जो है वो समझ लें 7-8 साल की एक बच्ची थी जो कि आई थी। और उनके अंदर जब हमने असेसमेंट करी, मैं उसके अंदर मौजूद था, तो जब मैंने देखी तो उसमें उनकी वालदा का एक, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट भी थी उनकी वालदा, तो उनकी वालदा का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, एक स्टेटमेंट था कि देखें ये मेरी बात नहीं मानती। अब ये एक जुमला अपने अंदर बड़ी बड़ी डिटेल और बड़ी सिग्निफिकेंस समाये हुए है। और इसको इस तरीके से कि हमने आज से पहले पुराने जमाने में हमने किसी वालिद या वालदा को ये कहते हुए नहीं सुना कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। थोड़ी देर पहले जो बात आप लोग कर रहे थे कि हम जिस तरीके से बच्चों को आसाइशें फराहम करते हैं और जिसको अल्लाह ने नवाजा उसको बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन हमारा ये मानना है और रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि जब तक आप कोई हार्डशिप फेस नहीं करते, जब तक आप कोई मुश्किल टाइम नहीं देखते, तब तक आपको उस चीज की कदर नहीं होती जो आपको मिलती है। और ये यूं कहिए कि मुश्किल वक्त तो खैर एक अपनी जगह पे रहा, लेकिन किसी प्रोसेस का नतीजा नहीं पाते। यानी एक प्रोसेस है जिसमें आपने जैसे जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी को डिग्री बगैर एग्जाम से गुजरे मिल जाए तो उसके नॉलेज और स्किल्स का लेवल क्या होगा, इसी से को देख लीजिए। तो जो प्रोसेस का हिस्सा बन के कोशिश करके नतीजा पाएगा या कामयाबी पाएगा, उसका वो वैल्यू करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वजह फरमाया आपने। तो जहां तक उनकी ट्रीटमेंट की बात थी, जैसे आपने पहले सवाल भी किया कि हम कौन कौन सी ऐसी चीजें करते हैं, तो ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चों में हम ड्रग्स वगैरह तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा मैंने उनसे बात जो करी थी वो यही करी थी, और आउट पेशेंट में वो दिखाती भी हैं कि पेरेंटिंग पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बदकिस्मती से हुआ ही है कि वालिदैन भी जो है वो एक समझ लें कि दो राह पे खड़े हुए होते हैं। एक जगह उन्हें सोशली एक्सेप्टेबल भी होना होता है जहाँ पे वो बच्चों के साथ सख्ती नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ ये होता है कि वो बच्चों के साथ हार भी मान रहे होते हैं। तो इसी कश्मकश में जैसे अभी जहां ने भी बात करी थी पर्दों की, कि वो पर्दा डालते हैं और उस पर्दे की वजह से जो है वो बहुत मुश्किलात होती हैं जो आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं। क्योंकि बचपन का जो पीरियड होता है ये काफी नाजुक होता है, और यहीं से जैसे हम सब आगा हैं इस बात से कि यहीं से फिर पर्सनैलिटीज बन के आगे डेवलप होती हैं, और यही वो एज होती है जैसे हम कहते हैं ना कि एक बड़ी नरम सी डाली होती है जिसको मोड़ा जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। यानी आप जब वो तनाव पर दरफ बन जाती है तो उसे मोड़ना मुश्किल होता है। आप बहुत खूबसूरत आप बात कर रहे हैं। जो बच्चा 9 साल की एज में आपकी बात ना मानने का रुझान रखता है वो 19 साल की उम्र में बागी है, क्योंकि जो उसका पैटर्न सेट हो रहा है
वो एक्चुअली बात ना मानने का पैटर्न सेट हो रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों के जहन में डॉक्टर बिलाल ज़फ़र ये होता है कि आज के बच्चे, जो बहुत एक मुहावरे के तौर पे भी अब बात है, आज के बच्चे बहुत तेज हैं, आज के बच्चों का बहुत नॉलेज है आज। अच्छा, ये कह के भी ना हमने थोड़ी खुद पसंदी भी पैदा कर दी है नई नस्ल के अंदर कि आज का जो नौजवान तो बहुत ही ज्यादा, नौजवानों की तारीफें भी बहुत ज्यादा होती हैं, करनी चाहिए। मैं तो नौजवानों, वो तो सारा फ्यूचर ही उन्होंने करना है, लेकिन खासतौर पे जब से हमने जनरेशंस नहीं करती मोहसिन साहब, जेनजी, एक्स जनरेशन, अल्फा, तो उसके बाद हमने इतनी वो डिस्क्रिमिनेशन खुद से ही जनरेट कर दी है जी। अल्फा को बीट नहीं कर सकते आप। यानी आप ये देखिए कि जो कोई तजर्बाकार शख्स है ना, यानी जिसकी एज कोई 50-60 है, तो वो खुद ही अपने आप को एक रिटायरमेंट वाले फेज में ले आता है कि अब मेरा काम तो नहीं, अब इनका काम है, इन्होंने संभालना है जी, बच्चों ने करना है जी ये। अच्छा, अब जब आप खुद बार बार ये मैसेज देंगे कि ये मेरे करने वाला नहीं है, वो इन बच्चों के, ये बड़े शार्प माइंडेड है, बड़े तेज हैं, तो आप उनके आईक्यू को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर आप उनके साथ ये इंसाफ नहीं कर रहे, क्योंकि आप उनको अपना एक्सपीरियंस जो डिलीवर करना है उसका दरवाज़ा आप बंद कर रहे हैं। यानी उनको आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आप खुद इतने ज़बरदस्त समझदार हैं कि आपने खुद ही सब कुछ करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो बात आपने करी थी मोहसिन साहब अभी थोड़ी देर पहले कि अगर 9 साल का बच्चा आपकी बात नहीं माने तो 19 साल की उम्र में वो बागी होगा। अगर हम देखें कि हमारे पास जितने पेशेंट्स होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस होते हैं, उनके अगर आप बचपन में नजर डालें, बिल्कुल बचपन में उनके बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात होती है जिस बात का अभी आपने जिक्र फरमाया था थोड़ी देर पहले। तो ये हम तजर्बात जैसे सीखते भी हैं, देखते भी हैं कि हमारे पास जितने ये केस स्टडी क्या होती है। दरअसल केस स्टडी ये होती है कि आप मैक्सिमम अगर फैमिली पर्दा ना डाले, वैसे मुझे वो भी याद आता है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो भेद से यानी वो जो भेद है, वो अगर कोई घर का भेदी इस बारे में पर्दे उठाना शुरू करे और बताना शुरू करे, तो जो फैक्ट्स सामने आएंगे उसमें आपको सही पिक्चर से, आपको उस केस में जब पीछे बचपन में भी जाने का मौका मिलेगा देखने का, तो आपको एक ना ग्राफ बनता हुआ नजर आता है। तो बेसिकली ये केस स्टडीज क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि उस केस के जिस नतीजे पर वो पहुंचा है, उस नतीजे तक पहुंचने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनको दूसरों को बताया जा सके कि ये करने का ये नतीजा निकलता है। चुनाचे अगर आपने इससे मुख्तलिफ यानी बेहतर अच्छा नतीजा पाना है, तो फिर यहाँ बहुत इब्तदाई स्टेज पर ही इसमें ये तब्दीलियां पैदा करनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें एक बात मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा मोहसिन साहब के, देखें हम सबको पता है कि आग अगर छोटी जगह पे लगी हो और लोगों को पता लग जाए कि आग लगी है, तो उसको बुझाना कदरे आसान होता है, बजाय इसके कि वो आग फैल जाए और उसके बाद लोगों को पता चले कि आग लगी है। जी जी जी, क्योंकि उस वक्त तो बुझा ये है कि अगर शुरू में पता जी और उस वक्त यानी आप ये नहीं ढूंढेंगे, देखेंगे नहीं, ये नहीं कि आग किसने लगाई, कैसे लगी, बल्कि उस वक्त पहला गोल होगा आग बुझाना। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि कई दफ़ा हमारे पास क्लाइंट्स जब राब्ता करते हैं, कोई फैमिली, कोई मिसेस किसी पेशेंट की या वालदा या वालिद, तो वो ये कहते हैं कि वो तो मदद लेने के लिए आमादा नहीं है, जो पेशेंट है वो तो आमादा नहीं है, तो ये काम शुरू कैसे होगा। तो मैं उन्हें फिर ये बात कन्वे कर रहा होता हूँ कि जिस तक सेक पहुँच रहा है ना, ये वहां से काम शुरू होगा। यानी आग जहां लगी है, अब वहां से ये मौका नहीं है कि उसको वहां उसे बुझाया जाए, बल्कि आग को वहां से बुझाना शुरू करेंगे जहां तक वो पहुंची हुई है। मतलब आग बुझाना कम से कम सीखे तो सही ना कि आग को बुझाना कैसे है। जी, तो फैमिली ही स्टेप लेगी। मगर फैमिलीज यूजुअली ये समझती हैं कि जहाँ पे आग लगी है ना, ये उसी की जिम्मेदारी है कि अपनी आग को भी खुद बुझाए और अपनी राख भी खुद समेटे। बीमारियों में ये पॉसिबल नहीं है। जी जी, बहुत ही हमारी बात जो है ना, बातचीत बड़ा मुझे ऐसा लगा जैसे फिलोसफिकल डिस्कशन शुरू हो गई। और इसके अंदर से जितने ये पहलू हैं, जितने छोटे छोटे जुमलों में, नुकात में जो पैगामात हैं, मेरा ख्याल है कि अगर उन पैगामात को कोई भी समझ लेगा तो उसका ख़ानदानी जो एक सुकून है और बच्चों की परवरिश में जो उसका रोल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छा हो जाएगा। तो डॉक्टर बिलाल ज़फ़र, आप की शिरकत, मुख्तसर सी शिरकत बहुत ही सूदमंद है, फ़ायदेमंद है। तो मैं चाहूँगा कि हम आपसे दोबारा भी ज़रूर गाहे बगाहे अपने शो पे बात करते रहें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ऑन बोर्ड लिया। मैं इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अपना इनपुट देता रहूंगा। और बहुत अच्छा शो आप लोग कर रहे हैं, कीप इट अप। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बड़ी नवाजिश। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।